तो डियर स्टूडेंट, ये है 2024 का बीएस सेकेंड सेमेस्टर प्राचीन इतिहास का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर। रिसेंटली अभी ये पेपर 15 तारीख को हुआ है और मैं आप लोगों के समस्त इसी वर्ष 2024 का मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर प्रस्तुत कर रहा हूं। और इस मॉडल पेपर में जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने आपको पहले ही बता दिए थे, यानी कि जो मैंने क्वेश्चन बताए थे लगभग 90% मेरे द्वारा ही बताए गए प्रश्न परीक्षा में पूछे गए थे। 2 दिन पहले ये एग्जाम था, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कौन कौन से क्वेश्चन बताता हूं और कौन कौन से क्वेश्चन प्रश्न जो हैं वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो मेरे द्वारा बताए गए लगभग प्रश्न परीक्षा में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप हमारी महासंग्राम वीडियो नहीं देखते हैं तो ज़रूर देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और इन सभी स्टूडेंट ने काफ़ी ज़्यादा हमें अप्रिशिएट किया है कि सर आपने जो क्वेश्चन बताए थे वही आए हैं। और मैं वादा भी करता हूँ कि अगर आपकी परीक्षा है आपने हमारी महासंग्राम वीडियो देख ली तो आप अच्छे नंबर से पास होंगे, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा और आंसर बताऊंगा वही लगभग प्रश्न परीक्षा में फंसते हैं, क्योंकि पिछले 6 से 7 सालों का एक्सपीरियंस है। तो हम जो बात करते हैं एकदम पक्की बात करते हैं। हालांकि मेन मुद्दे पे आते हैं। बीए सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है, सेमेस्टर आपका सेकेंड है, इसी वर्ष 2024 का पेपर है। जो आपका सब्जेक्ट है वो प्राचीन इतिहास है, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, ठीक है। प्राचीन इतिहास यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री का मतलब प्राचीन इतिहास, कल्चर का मतलब संस्कृत एंड मतलब और, ठीक है, आर्कियोलॉजी का मतलब हो गया पुरातत्व, यानी कि पुराने समय, यानी कि प्राचीन जो पहले का इतिहास था उसमें जो संस्कृत थी, ठीक है, और जो पुरातत्व थे उनके बारे में क्वेश्चन आएंगे। और ये आपके सब्जेक्ट का नाम हो गया। जो प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर का नाम है वो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, ठीक है। 620 टू 647 AD। तो यहाँ पे मतलब कि 620 से लेकर 645 तक के इतिहास के बारे में आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि जानते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। इस बार से दो मतलब कि पिछले साल से भी, मतलब कि जो फर्स्ट थर्ड वाले स्टूडेंट सेमेस्टर की परीक्षा दे थे उसमें से ही 2 घंटे का समय मिल रहा है और 75 नंबर का पूर्णांक था। और यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश दी गई हैं जिनको आपको पढ़ जरूर लेना है। इसी से आपको फ़ायदा काफ़ी होता है, पता चलता है कितने क्वेश्चन कैसे कितने शब्दों में देना है। तो सबसे पहले आ जाएंगे हम अति लघुत्तरीय क्वेश्चन की ओर, जिनको आप लोग सेशन ए में रखेंगे। और आज की इस वीडियो का जो सबसे पहला प्रश्न है वो है वेदांग। वेदांग के बारे में बताइए, वेद के बारे में, ठीक है। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, मैंने आपको 100% बताया गया था प्रश्न आएगा और फाइनली अभी, ठीक है। जिन भी स्टूडेंट की परीक्षा आने वाले दिनों में लगी है वो ये वीडियो कंप्लीट देखेंगे, उनको पहली फ़ायदा ये होगा कि आपको पता चलेगा कि पेपर कैसा आ रहा है हिस्ट्री का इस बार, प्लस क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं, ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और आपकी परीक्षा में कौन से क्वेश्चन आएंगे, ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से इसका क्वेश्चन समझते रहिए, बाकी उत्तर हम आपको भी बता देंगे कैसे आपको उत्तर मिलेगा, ठीक है। वेदांग हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। लक्ष्मी, ये नया क्वेश्चन आया है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। अगर आपकी परीक्षा लगी आने वाले दिनों में तो इग्नोर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के अभिलेख। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कि बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो इसको आपको जरूर ध्यान देना है, ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में जरूर फंसेगा, नोट कर लीजिए, ठीक है। पूरी उम्मीद है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है फैहान के बारे में बताइए। ये क्वेश्चन हमेशा तो नहीं आता, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आप इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे, ठीक है। पढ़ लेंगे तो आपको फ़ायदा ये होगा कि जो 2024 में आपकी परीक्षा लगी या फिर आने वाले 2025 में लगी है तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल क्वेश्चन साबित हो सकता है। इस क्वेश्चन की आने की जो उम्मीद है वो करीब करीब हमारे हिसाब से 80% उम्मीद है कि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में फंस सकता है। तो थोड़ा परिचय पढ़ लेंगे, क्योंकि अति लघुत्तरीय का ही क्वेश्चन तो 85 शब्दों में आपको आंसर लिखना ही होता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है गणराज्य के बारे में बताइए, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन ये गारंटी वाला नहीं है, कभी आता है कभी नहीं आता। तो 50% उम्मीद है क्वेश्चन आ सकता है और 50% उम्मीद है क्वेश्चन नहीं आ सकता, ठीक है। तो आपके पास समय है तो बेशक तैयार करें, अदरवाइज इग्नोर कर दें। हम आपको वो भी क्वेश्चन बताएंगे जो परीक्षा में आएंगे, हमेशा गारंटी लेंगे। जो क्वेश्चन कम आते हैं उनके बात करेंगे, जो आने वाले हैं उनकी बात करेंगे। आपको पूरा हम आपको जानकारी दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मतलब कि अति लघुत्तरीय में ये ईस्ट यूनिवर्सिटी में 5 ही क्वेश्चन आए थे। हालांकि कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी जहाँ पर 10 क्वेश्चन भी आते हैं अति लघुत्तरीय में, ये डिपेंड करता है अलग अलग यूनिवर्सिटी के ऊपर, लेकिन हमको मेन क्वेश्चन पे ध्यान देना है, ठीक है। अब आ गए हैं हम खंड बा की ओर। यहाँ पर आपको लघुत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लघुत्तरीय क्वेश्चन का आंसर देने से पहले यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश दी गई हैं, कितने क्वेश्चन का आंसर करना है, कितने शब्दों में करना है, ये जानकारी आपको यहाँ पर रीड कर लेना है। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप उतने मतलब कि जिस हिसाब से क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है उस हिसाब से देंगे, उतने ही शब्दों में। फालतू में अगर देंगे तो नंबर तो आपको जितने शब्द में बोल रहा उतने के ही नंबर मिलेंगे। आप चाहे लिख दीजिए 200 1000 शब्दों में, कोई मतलब नहीं, ठीक है।
तो लघु उत्तरीय का जो पहला प्रश्न है कि इतिहास के स्रोत के रूप में मुद्रा के महत्व की विवेचना कीजिए। ये कॉमन क्वेश्चन है, 100% आने वाला क्वेश्चन है। इसके बारे में आपको जो तैयार कर लेना है। इन सभी का उत्तर कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि कौन कौन से आने वाले हैं। ठीक है, ये हाई लेवल क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाएंगे हम मौर्यकालीन प्रशासन पर संक्षिप्त विवरण दीजिए। ये भी क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। मौर्यकालीन या फिर मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़े क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये तो एक क्वेश्चन हो गया मौर्यकालीन प्रशासन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, यहीं पर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में बताइए। ठीक है, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़े अन्य भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको चंद्रगुप्त और प्लस मौर्यकालीन से जुड़ा क्वेश्चन एक पढ़ लेना है, एक मौर्यकालीन शासन से जुड़ा, प्रशासन से जुड़ा, और एक चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़ा, क्योंकि एक क्वेश्चन पक्का फंसेगा इन दोनों में से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाजनपद काल से आप क्या समझते हैं। महाजनपद वाला क्वेश्चन ज़्यादातर हमको अभी तक, जहाँ तक मुझे जानकारी, ये लघुत्तरी में बहुत कम देखने को मिला है। ये अति लघुत्तरी में आया कई बार। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा पढ़ लेना है। इससे बेटर ये होगा कि महाजनपद क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम के लिए 90% इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियां, ये क्वेश्चन सेम टू सेम तो बहुत कम आता है, आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगला प्रश्न है कि कलिंग राजा खारवेल की राजनीतिक उपलब्धियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन आप सभी के लिए 60% उम्मीद, मतलब कि 60% उम्मीद है कि आ सकता है, बाकी 40% उम्मीद है कि नहीं आएगा। तो थोड़ा समय है तो ज़रूर पढ़ें। अगर 2 ही 3 दिन लगे, मतलब बचे हैं आपकी परीक्षा को, तो ये क्वेश्चन का आंसर इग्नोर करें, मतलब क्वेश्चन का आंसर मत तैयार करें। अगला प्रश्न है कि भारत पर यूनानी आक्रमण के प्रभाव पर प्रकाश डालिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% गारंटी वाला नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट कटघरी का क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं कहेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। अगला है कि कनिष्क प्रथम की उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए। मेरी जानकारी के अनुसार ये बहुत कम क्वेश्चन आता है, बहुत ही कम आता है, तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे हम खंडसा की ओर, यानी कि सेशन सी की ओर, जहाँ पर आपको दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन हल करना है, यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। उसके लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे, ठीक है, कितने शब्दों में आंसर करना है, ये सब पूरी जानकारी यहाँ पर लिखी, रीड कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि 4 उप प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का है। इस खंड में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, मतलब कि हैं तो 4 क्वेश्चन, लेकिन 2 ही प्रश्न के उत्तर देना है, वो भी 475 शब्दों में प्रति प्रश्न का उत्तर। पहला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय का कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व गणराज्यों का विवरण दीजिए एवं उनकी शासन प्रणाली पर प्रकाश डालिए। तो सेम टू सेम क्वेश्चन आने की कोई गारंटी नहीं, लेकिन गणराज्य से जुड़ा क्वेश्चन कोई ना कोई देखने को मिलेगा। सेम टू सेम आए या ना, इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलता है, इसलिए इसकी हम गारंटी नहीं लेंगे। अगला क्वेश्चन जो प्रस्तुत होने जा रहा है, इसकी हम 100% गारंटी लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कई बार आ चुका है। मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या क्या कारण थे, अशोक को इसके लिए कहाँ तक उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, या फिर मौर्य साम्राज्य के पतन में अशोक जो थे वो कहाँ तक दोषी, या फिर कहाँ तक इनका मतलब कि पतन हुआ, तो इसमें इनका मुख्य हाथ था। ठीक है, इनकी वजह से। तो इससे जुड़ा क्वेश्चन है कि भैया सबसे पहले आपको बताना है कि जो मौर्य साम्राज्य था, बहुत सारे साम्राज्य रहे हैं प्राचीन इतिहास में, तो वहीं पर मौर्य साम्राज्य था, इसका पतन का मतलब कि धीरे धीरे कम होते चला गया, लोग इसके बारे में परिचय कम जानने लगे, मौर्य साम्राज्य के लोग धीरे धीरे मिटने लगे, मौर्य साम्राज्य के जो लोग थे वो दूसरे साम्राज्य में कबर होने लगे। ठीक है, तो एक तरीके से जैसे कि कोई फैमिली होती है 10-15 आदमी की, कोई घर में 10-15 लोग रहते, तो वो किसी किसी का देहांत हो जाता है, ये फिर कोई आपकी फैमिली से निकल कर दूसरी फैमिली को ज्वाइन कर लिया, ये फिर कहीं दूसरे शहर में रहने लगा, तो उस घर में क्या लास्ट में 1-2 लोग बच जाएंगे। ठीक है, और कुछ दिन के बाद उनका भी देहांत हो जाएगा, तो उसका क्या हो जाएगा, उस परिवार का पतन हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो सेम टू सेम वैसे ही ये भी है, मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या क्या कारण थे। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा साम्राज्य था, तो धीरे धीरे इसका जो है पतन हो गया, यानी कि मिटने लगा, लोग इसके बारे में बात करना बंद कर दी। तो वहीं पर अशोक को इसके लिए कहाँ तक उत्तरदायी ठहराया जाता है कि इसका मुख्य कारण पतन का जो थे वो अशोक थे। इसके बारे में आपको चर्चा करके लिखना, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, तो जरूर तैयार करके जाएँ। अगला प्रश्न है कि समुद्रगुप्त की विजयों पर विस्तृत विवरण दीजिए। तो समुद्रगुप्त से जुड़ा क्वेश्चन जरूरी नहीं कि यही आए, लेकिन कोई ना कोई समुद्रगुप्त से जुड़ा क्वेश्चन एक पूछा जरूर जाएगा, ये श्योर है, तो नोट कर लीजिए इसका। ठीक है, क्वेश्चन
अगला है कि एक सम्राट के रूप में हर्षवर्धन का मूल्यांकन कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है, कई बार देखने को मिल सका है, तो उम्मीद है कि इस बार भी आ सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा पढ़ लेना है। बाकी इसका उत्तर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है एक सम्राट के रूप में, मतलब कि एक राजा के रूप में जो हर्षवर्धन थे, उनके बारे में आपको लिखना है कि किस प्रकार वो एक राज्य या फिर एक प्रदेश को या फिर किसी भी साम्राज्य के वो सम्राट हैं, तो उसको किस प्रकार वो मैनेजमेंट करने का काम करते हैं। ठीक है, और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन ये भी है। तो इसी प्रकार जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो आपको भी क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर ऐसे देखने को मिलेगा। ये इसी वर्ष का 2024 का पेपर है, तो आपको आइडिया भी लग गया होगा किस प्रकार का पेपर आने वाला है। बाकी इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको सिंपल सा, बुक है तो उसमें पढ़ लीजिए, फ्रीज है तो उसमें पढ़ लीजिए, क्वेश्चन बैंक है तो उसमें पढ़ लीजिए। अगर कुछ भी नहीं है तो सबके मोबाइल में गूगल बाबा है ही, इंटरनेट खोलिए, गूगल पे जाइए, वहाँ पर सर्च कर लीजिए। ठीक है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको वहीं पर आसानी से मिल जाएगा और पढ़ लीजिएगा, और बाद में उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पढ़ने के बाद, ताकि बाद में भी आप उसका उत्तर पढ़ सकें। और इस मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन देंगे इनको सबको हल कर लेना है। ठीक है, अगर सारे नहीं हल कर पा रहे हैं तो जो जो मैंने बताया उनको तो विशेष करके आपको हल कर लेना है। बाकी आप हमारी महासंग्राम वीडियो जल्द ही आने वाली, उसको ज्वाइन कर लेंगे तो आपको सफलता पूरी मिल जाएगी। और ये भी आपका अपना ही चैनल है, तो सब्सक्राइब जरूर करके रखें, यहाँ पर भी आपको समय रहते सारी वीडियोज़ मिलने वाली है। तो बाकी कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछें, मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।